ओके सर, तो डीसी वालों की लॉन्ग अवेटेड मूवी द फ्लैश ये फाइनली रिलीज़ हो गई। इसके ऊपर बहुत सारे कांड वगैरह हुए थे, स्टोरी को लेके, कैरेक्टर्स को लेके एंड स्पेशली एक्टर एजरा मिलर को लेके। जिनको नहीं पता तो ये बंदा लास्ट ईयर 2 बार अरेस्ट हुआ था हैरेसमेंट के केस में। इसकी एक वीडियो तक वायरल है जहाँ पर ये फैंस के साथ कुछ तो कर रहा था। बट जो भी हो, WB वालों ने इसको फायर नहीं किया, उनका आपसी मैटर। अपने को तो मूवी से मतलब है। और ये बंदा भले ही रियल लाइफ सुपर विलन हो बट एक्टर तो अच्छा है। आई मीन मूवी में तो हीरो है ना, तो कैसे ही हटा देंगे। एनीवे, मूवी फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और इसके रिव्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिले जुले आ रहे हैं। कुछ को बहुत अच्छी लग रही है और कुछ को कतई नहीं। मैं वन लाइन में बताऊं तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। बाकी डिटेल रिव्यू मैं एकदम लास्ट में दूंगा। फिलहाल सीधे चलते हैं वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसकी स्टोरी एंड इसका प्रॉपर मल्टीवर्स एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। और मूवी में काफ़ी ज़्यादा कैमियोज हैं, तो स्पॉयलर्स वगैरह तो होंगे ही, तो देख लेना उनका। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी स्टार्ट होती है टिपिकल बैरी को दिखाते हुए एंड ऑब्वियसली यहाँ की स्टोरी जस्टिस लीग के बाद से स्टार्ट होती है। बोले तो वो स्टेपेनवोल्फ वाला पूरा कांड हो चुका होता है, जहाँ पर याद होगा तो फर्स्ट टाइम अपने को बैरी को टाइम ट्रैवल करते हुए दिखाया गया था और इसी ने बोल सकते हो कि दुनिया बचाई थी। ये चीज़ सिर्फ जस्टिस लीग स्नाइडर कट वाली मूवी में दिखाई गई थी, जो कि 4 घंटे वाली मूवी थी। पहली वाली तो बस एक मजाक थी। खैर, अब यहाँ पर बैरी को एक मिशन में भेजा जाता है गॉथम में बैटमैन के साथ। यहाँ पर अपने को बचे हुए सभी मेंबर्स के बारे में बताया जाता है कि वो सब कहीं और बिजी हैं। जैसे सुपरमैन वो किसी वॉल्केनो रिलेटेड मिशन पे था, आर्थर करी ये एटलांटा में राजनीति कर रहा था और बाकी सब भी ऐसे इधर उधर मटक रहे थे। अपने को सिर्फ वंडर वुमन एक ये डायना दिखाई जाती है, ये भी कहीं पर बिजी थी, इसी वजह से मिशन के एकदम लास्ट में आई थी कुछ चंद पलों के लिए। वैसे पता तो होगा ही कि ये कहाँ पर बिजी थी। शज़ैम 2 के एकदम लास्ट में भी ये कुछ चंद पलों के लिए आई थी, उसको जिंदा करने के लिए। अब क्या ही बताऊं, इसकी खुद की मूवी बोले तो वंडर वुमन 3 वो तो कैंसिल कर दी गई है, इसीलिए बेचारी ऐसे ही दूसरों की मूवीज में आके मुंह मारती रहती है। सैड लाइफ। खैर, ये वाला मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और इसके बाद फाइनली अपने को फ्लैश की बोले तो बैरी की स्टोरी दिखाई जाती है। बैरी के बारे में अपने को सिर्फ इतना बताया गया था कि इसके फादर जेल में थे एंड समहाउ इसके पास फ्लैश की मतलब स्पीड वाली पावर आ गई थी और फिर ये जस्टिस लीग का पार्ट बन गया था। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली थोड़ा डिटेल में गए लोग। सो हुआ यह था कि बैरी के बचपन में इसकी मॉम का मर्डर हो गया था, जिसका इल्जाम लगा था बैरी के फादर के ऊपर और कोई भी सबूत ना होने की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था। मूवी में अपने को ये तो दिखा दिया गया कि बैरी के फादर ने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया था, क्योंकि मर्डर के टाइम वो घर पे ही नहीं थे, शॉपिंग करने गए थे। हालांकि अपने को ये नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया कि एक्चुअल में बैरी की मॉम का मर्डर किसने किया था। ये स्टिल एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। बस कॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वहाँ पर बैरी की मॉम का मर्डर किया था रिवर्स फ्लैश ने, बट ऐसा यहाँ पर इस मूवी में कुछ भी नहीं हुआ। तो बोल सकते हो कि स्टिल यहाँ पर डायरेक्टर्स के लिए रास्ते खुले हुए हैं कि आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में वो कभी भी रिवर्स फ्लैश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ मर्डरर। तो अच्छा होगा वो देखने के लिए। वेल, यहाँ पर कुल मिला के मर्डर वाले इवेंट की वजह से बैरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। इसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था और फिर वही सब सेम चीज़, सुपर हीरो बन गया था ये एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब यहाँ पर आता है टाइम ट्रैवल, समय यात्रा समथिंग। बैरी का जो टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट है वो इसकी पावर्स में ही मिला हुआ है। इसकी पावर्स को स्पीड फोर्स बोलते हैं। सो जब ये बहुत तेज भागता है, बोले तो लाइट की स्पीड से भी तेज, तब ये क्रोनो बॉल क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर ये पूरा पास्ट देख सकता है, मल्टीपल टाइमलाइंस देख सकता है। इवन ये किसी भी टाइम पे जाके वहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकता है, बोले तो वही टाइम ट्रैवल। लेकिन हाँ, ये पास्ट देख सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आउटकम भी देख सकता है। इसको कोई भी आइडिया नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा। और इसको क्रोनो बॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉल शेप में होता है और इसके अंदर सारी टाइमलाइंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं। जब बैरी ये फर्स्ट टाइम गलती से क्रोनो बॉल क्रिएट करता है तो इसके बाद ये सब कुछ जाके ब्रूस को बताता है, तो वो इससे साफ मना कर देता है कि पास्ट में छेड़खानी मत करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि उससे क्या चेंज हो सकता है। बट बैरी इज़ बैरी, इसके पास एक मौका होता है कि ये पास्ट में जाके सब कुछ सही कर सकता है, तो ये ट्राई तो एटलीस्ट ज़रूर करेगा। जैसे एयरटेल वाली दीदी बोलती हैं कि सब कुछ ट्राई करो फिर सही सुनो। और एक सीन में जब ये अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड आइरिस वेस्ट से बात करता है तो इसको आइडिया आता है, एक सेकेंड, हाँ तो फ्लैश भी अपने बजरंगबली का भक्त है। जय श्री राम। एनीवे, यहाँ पर चिटचैट के बीच में बैरी को आइडिया आता है कि इसकी मॉम का जब मर्डर हुआ था तो इसके फादर बाहर टोमेटो कैन लेने के लिए गए थे, क्योंकि इसकी मॉम पहले शॉपिंग के टाइम टोमेटो कैन लेना भूल गई थी। तो अगर ये पास में जाके जब इसकी मॉम शॉपिंग कर रही थी वहाँ पर ये एक टोमेटो कैन उठा के अपनी मॉम के बकेट में डाल देगा, तो इससे सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके डैड को बाहर नहीं जाना पड़ेगा शॉपिंग के लिए, वो घर पे ही रहेंगे और इससे इनकी मॉम का मर्डर नहीं होगा। इजी पीजी वाला।
सो बैरी एकदम ऐसा ही करता है, ये बिना किसी को बताए क्रोनो बॉल क्रिएट करता है। यहाँ पर अपने को जस्टिस लीग के सारे रेफरेंस देखने को मिलते हैं, वंडर वुमन, एक्वामैन, इवन हेनरी कैविल वाला सुपरमैन भी देखने को मिलता है। और फिर ये सेम चीज़ करता है जैसा इसका प्लान था टोमेटो कैन वाला। लेकिन जैसे ही ये प्रेजेंट में वापस आने की सोचता है, यहाँ एक वियर्ड सी एंटिटी आके इसको क्रोनो बॉल से बाहर फेंक देती है और ये आ जाता है पास्ट में। और चीज़ें इसी पॉइंट से थोड़ी वियर्ड वे में चली जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ पास्ट में ही नहीं आता, यहाँ क्रिएट हो जाता है एक दूसरा यूनिवर्स। यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज होता है। जैसे यहाँ पर बैरी के पेरेंट्स जिंदा होते हैं थैंक्स टू दैट टोमेटो कैन। बैरी भी अपने पेरेंट्स के साथ होता है, हंसी खुशी रहता है और उसको अभी तक उसकी पावर्स नहीं मिली होती। सेम वे में यहाँ पर सुपरमैन नहीं होता, बोले तो कोई क्लार्क कैंट ही नहीं होता। वंडर वुमन का भी कोई अता पता नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी थी। याद होगा तो सुपरमैन वर्सेस बैटमैन के टाइम दुनिया को उस महिला के, खूबसूरत महिला के दीदार करने को मिले थे। How can you say that? What is the matter? साइबॉर्ग भी अभी तक बना नहीं था। और एक्वामैन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस यूनिवर्स में। हालांकि अर्थर करी इस नेम से डॉग होता है इसका, बट ये नहीं होता। मतलब इसके फादर यहाँ पर होते हैं, बट वो कभी भी किसी भी जलपरी से मिले नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर कोई एक्वामैन नहीं बना। और लास्ट में बचा बैटमैन, तो हाँ ये होता है, सेम उसी गॉथम सिटी में रहता है। बट जैसा ट्रेलर से सब देख ही चुके होंगे, ये वाला बैटमैन ये बेन एफ्लेक वाला बैटमैन नहीं होता, ये होता है माइकल कीटन वाला बैटमैन। बोले तो 90s की बैटमैन एंड द बैटमैन रिटर्न्स वाला बैटमैन। इसका सूट, इसकी बैटमोबाइल, सब कुछ वैसे का वैसे ही सेम होता है। बस ये ब्रूस वेन थोड़ा एज्ड हो गया होता है, थोड़े से ज़्यादा। माइकल कीटन ये अभी 71 ईयर ओल्ड है, तो इस हिसाब से ये अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट एक्टर बन चुका है जो बैटमैन का रोल कर रहा है। डैम। सो कुल मिला के इस पूरे यूनिवर्स में खिचड़ी पकी होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पर आ जाता है जनरल जॉड। इसको तो सब जानते ही होंगे, मैन ऑफ स्टील मूवी का विलेन था ये भी सुपरमैन की तरह क्रिप्टोनियन था और क्रिप्टोन को वापस जिंदा करने के लिए अपनी अर्थ पे आया था, क्योंकि सुपरमैन भैया के पास उनके डीएनए में एक चाबी थी जो जॉड को चाहिए थी। वही पुरानी सेम ओल्ड स्टोरी, तो वही सब चीज़ यहाँ पर दोबारा होती है। लेकिन मेन यूनिवर्स में सुपरमैन था, यहाँ पर नहीं होता है, तो ये बैरी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक और प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब बैरी अपने दूसरे वाले बैरी, इसको मैं छोटा बैरी बोलूँगा, तो जब ये दोनों बैरी आपस में मिलते हैं, बतियाते हैं, तो इनको पता चलता है कि ये दिन, ये वो वाला दिन होता है जिस दिन बैरी को फ्लैश वाली पावर्स मिली थी। लेकिन इस टाइमलाइन में जहाँ पर सब कुछ डिफरेंट होता है, तो इस वजह से छोटे बैरी को इसकी पावर्स नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि ये उस जगह पर काम ही नहीं करता था जहाँ पर इसको होना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ को बड़ा बैरी चेंज कर देता है, ये सोच के कि अगर छोटे बैरी को इसकी पावर्स नहीं मिली तो टाइम पैराडॉक्स के हिसाब से इसको भी इसकी पावर्स नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से ये सेम चीज़ करता है जिससे ये फ्लैश बना था। कुछ केमिकल्स और बिजली जब इसके ऊपर गिरी थी तब ये सुपर हीरो बन गया था। तो वही सेम चीज़ होती है, बट प्रोसीजर के बाद बड़े बैरी की पावर्स चली जाती हैं और छोटे बैरी को पावर्स मिल जाती हैं। तो फिर बहुत बड़े वाले कांड होते हैं, क्योंकि छोटे के पास एकदम न्यू पावर्स आई होती हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होता है, कौन नहीं होगा। और इस कांड के बाद बड़ा बैरी ये वापस भी अपने यूनिवर्स में नहीं जा सकता था, क्योंकि इसने पावर्स खो दी थी अपनी, और साथ ही साथ यहाँ जॉड आ गया था। तो इन सब चीज़ के हल के लिए, मदद की भीख मांगने के लिए ये दोनों बैरी जाते हैं ब्रूस वेन के महल, बोले तो बैटमैन के पास। और यहाँ पर अपने को पूरा ज्ञान दिया जाता है मल्टीवर्स का, जो कि खुद ब्रूस ही देता है। अब ये तो पता नहीं है कि बैटमैन को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है, बट ही इज़ बैटमैन एंड ही इज़ अ जीनियस, तो कहीं ना कहीं से फिगर आउट कर ही लिया होगा। सो अब फ्लैश मूवी का जो टाइम ट्रैवल मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी अदर मूवीज से। जैसे बेस्ट एग्जांपल के लिए मार्वल्स की एंड गेम ले लो, तो वहाँ पर ये था कि अगर मेन टाइमलाइन में कुछ भी चेंज हुआ तो उससे न्यू रियलिटीज़, न्यू टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती हैं। बट जितनी भी टाइमलाइंस क्रिएट होती हैं वो सब एक पेरेंट या फिर एक लीनियर टाइमलाइन से कनेक्टेड होती हैं। लेकिन यहाँ फ्लैश मूवी में, यहाँ अगर टाइमलाइन में कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो उससे सिर्फ फ्यूचर ही चेंज नहीं होता, बल्कि पास्ट भी चेंज हो जाता है। बोले तो किसी भी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे, कब, कहाँ क्या चेंज होगा। एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। जैसे जस्ट अपन देख भी चुके हैं कि बैरी ने सिर्फ टोमेटो कैन को यहाँ से वहाँ किया था, जिससे रिजल्ट क्या निकला वो आपके सामने है। इसके पेरेंट तो जिंदा बच गए, लेकिन बाकी सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ पर मूवीज़ के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि इस न्यू टाइमलाइन में फेमस मूवीज़ के जो एक्टर हैं वो तक चेंज हो गए हैं, जो कि मेन टाइमलाइन में कोई और थे। तो वही चीज़ है कि फुल ऑन खिचड़ी पक जाती है। ये चीज़ ब्रूस स्पैगेटी का एग्जाम्पल लेके बताता है, नूडल्स बोले तो, मतलब कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर एंड हुई कुछ भी समझ नहीं आता। सब चीज़ें आपस में टैंगल्ड होती हैं। लेकिन इन्हीं सब खिचड़ी के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि अनचेंजेबल होते हैं। इनको बोला गया है इंटरसेक्शनल Inevitability.
सरल भाषा में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। टाइमलाइन में जितनी भी छिड़खानी करो वो इवेंट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। अदर फ्रेंचाइज में इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे एमसीयू में इसको नेक्सस इवेंट बोलते हैं। अभी स्पाइडरमैन जो आई थी इसमें इसको कैनन इवेंट बोला गया था, जहाँ पर पीटर के चाचा या फिर चाची इनका मरना तय है तो तय है। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। नाउ बैक टू द मूवी। तो अब ज़ॉर्ड तो अर्थ पे आके लंका लगाने वाला होता है। सो उससे लड़ने के लिए इनको चाहिए होता है सुपरमैन, क्योंकि वही था जो उसको हरा सकता था और कोई नहीं। तो बैटमैन जो दुनिया का बेस्ट डिटेक्टिव होता है, ये फाइनली स्पेस से आई हुई एक एंटिटी का पता लगा लेता है, जिसको ऑब्वियसली रशिया वालों ने कैद करके रखा होता है। स्पेस में कुछ भी कांड हो रशिया वाले पहले कूद के आ जाते हैं। तो ये सब सब क्या 3 ही लोग तो हैं। तो ये तीनों वहाँ जाते हैं ये सोच के कि इनको कालेल मिलेगा, वही सुपरमैन मतलब। बट वहाँ पर कैद होती है सुपरगर्ल, बोले तो कारा जोरेल, और फिर फुल फाइटिंग एक्शन देखने को मिलता है। कारा सुपरगर्ल इन सबको बचा लेती है और फाइनली धूप में आके ये अपनी पावर्स रिस्टोर कर लेती है, क्योंकि ये क्रिप्टोनियन है और क्रिप्टोनियंस को इनकी पावर सनलाइट से मिलती है। जादू याद होगा, वो भी क्रिप्टोनियन था। सो अब ये सुपरगर्ल ये 1984 की मूवी के बाद फर्स्ट टाइम अपने को बड़े पर्दे में देखने को मिल रही है। और सच्ची बता रहा हूँ तुम्हारी कसम कि मुझे ये बहुत सही लगी। साशा कैल नेम से एक्ट्रेस है, इसका यहाँ पर डेब्यू हुआ एज अ सुपरगर्ल। और सुपरगर्ल को इस टाइम पे बोल सकते हो कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है डीसी में, क्योंकि सुपरमैन तो अब यहाँ है नहीं, तो यही है जो है। और इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था इससे, किसी ने नहीं किया था बट बंदी ने फाड़ दिया। एक्सप्रेशंस, सूट एंड वीएफएक्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट थे, एंड स्पेशली इसके शॉर्ट हेयर। और वो शायद मुझे ही अच्छे लगे होंगे, क्योंकि आई हैव अ थिंग फॉर शॉर्ट हेयर्स। बेसिकली इसके वेट वेट बाल देख के मैं वेट। तो अब इनकी छोटी सी पार्टी में कैरा भी आ जाती है। जस्ट किडिंग, पहले वो बिल्कुल भाव नहीं देती, अपना अलग निकल लेती है वुमेन, क्योंकि उसके हिसाब से ये ह्यूमंस की लड़ाई है और ह्यूमंस ने ही इसको 30 सालों से कैद करके रखा था, तो ये ह्यूमंस का साथ क्यों दे भला। बट बाद में इसको बैरी की याद आती है जिसने इसको कैद से निकाला था, और फिर इसका सिंबल भी होता है होप का। तो ये होप कैसे छोड़ सकती है ह्यूमंस के लिए, तो इस वजह से ये पार्टी ज्वाइन कर लेती है। और साथ में ये बड़े बैरी के एक्सपेरिमेंट में भी हेल्प करती है, जहाँ पर वो सेम चीज़ करता है, बिजली और केमिकल वाला एक्सपेरिमेंट, जिससे उसको उसकी पावर्स वापस मिल जाती हैं। और अगर सुपरगर्ल की स्टोरी पे आएँ तो ये भी मोस्टली कॉमिक से ही ली गई है। मूवी में अपने को बताया गया है कि ये सुपरमैन बोले तो कालेल की कज़न होती है। इसको और कालेल दोनों को अर्थ पे भेजा गया था, लेकिन 2 अलग अलग पॉड्स में। कारा का काम यही था कि इसको अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना था, बट स्पेस में ही ये दोनों पॉड्स अलग अलग हो गए थे, भाई बहन जुदा हो गए थे। कारा ये आ गई थी अपनी अर्थ पे और इसको रशिया वालों ने बंदी बना लिया था। बचा कालेल, तो उसका कोई अता पता नहीं था। हालांकि ये सब जो हुआ था ये अल्टरनेट टाइमलाइन में हुआ था, जो बैरी ने क्रिएट कर दी थी। अभी मेन टाइमलाइन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पर सिर्फ कालेल अर्थ पे आया था अकेला, और बाकी वही सब था जैसा मैन ऑफ स्टील में देख ही चुके होगे। सो अब बात करते हैं फाइनल सीक्वेंस की, जहाँ पर मस्त फाइट होती है जनरल जॉर्ड वर्सेस दीज गाइस। बैटमैन, दोनों फ्लैश एंड सुपरगर्ल, ये सब अपना 100% देते हैं जॉर्ड के अगेंस्ट। और यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें भी पता चलती हैं, जैसे जॉर्ड ये कारा को ही ढूंढने के लिए अर्थ पे आया था, क्योंकि इस टाइमलाइन में कालेल के डीएनए में कोडेक्स नहीं था जो जॉर्ड को चाहिए था। ये ऑलरेडी उसके पॉड को ढूंढ चुका था, इवन उसने उसको मार भी डाला था बेबी सुपरमैन को। इसके बाद ये अर्थ पे आया था क्योंकि कारा, इसके डीएनए में वो कोडेक्स था, ये इसको खुद नहीं पता था। और फिर यहाँ पर आता है वही नॉन चेंजेबल इवेंट, नेक्सस इवेंट, कैनन इवेंट जो भी बोलो, जिसमें ये लोग जितनी भी पावर से फाइट करते हैं जॉर्ड के अगेंस्ट। लास्ट में बैटमैन एंड कारे ये दोनों जान से मारे जाते हैं। दोनों बैरी ये चीज़ देख नहीं पाते, तो बार बार स्पीड फोर्स का यूज़ करके पास्ट में जाते हैं सेम इसी टाइम पे, और चीज़ें डिफरेंट करने का ट्राई करते हैं। बट एट द एंड ये कुछ भी करते हैं, रिजल्ट वही सेम आता है, सुपरगर्ल और बैटमैन की डेथ। और इनकी डेथ का मतलब बोले तो ये पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय। इसी वजह से ये बन जाता है कैनन इवेंट। बड़ा बैरी इस चीज़ को तुरंत समझ जाता है कि ये वाला यूनिवर्स तो डिस्ट्रॉय होकर रहेगा, कुछ नहीं कर सकते अपन। इसको बैटमैन की याद आ जाती है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। बट छोटा बैरी ये मानने को रेडी नहीं था, क्योंकि इसकी पूरी फैमिली इस यूनिवर्स में थी, जिनको इसने कभी खोया भी नहीं था, अनलाइक बड़ा बैरी। इस वजह से ये रुकता ही नहीं है, बार बार ट्राई करता रहता है, और हर बार इसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट मूवी का, वो एक एंटिटी दिखाई गई थी जिसने बैरी को पास्ट में ढकेला था। तो वो यहाँ पर आता है, और वो कोई और नहीं होता बल्कि ये छोटा वाला बैरी ही होता है, बट बहुत टाइम बाद का। बोले तो वो फ्यूचर बैरी होता है, जो फ्यूचर से पास्ट में आया होता है। छोटा बैरी बार बार ट्राई करता रहता है टाइमलाइन फिक्स करने का, जबकि उससे कुछ फिक्स भी नहीं हो रहा होता, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो ऐसे ही करते करते वो बन जाता है ये डार्क फ्लैश या फिर इविल फ्लैश। मतलब इस पॉइंट पे दिखाए जाते हैं अपने को कैमियोज, जिनका सभी फैंस को वेट था। जब डार्क बैरी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो बैकग्राउंड में अपन पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होते हुए देख सकते थे। इस बैरी के क्रोनो बॉल की तरह यहाँ पर बहुत सारे अदर कलर्स के क्रोनो बॉल होते हैं, जो कि आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं।
इसी के अंदर अपने को मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइमलाइन के। यहाँ पर अपने को टोटल 3 सुपरमैन दिखाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सुपरमैन एंड सुपरगर्ल, बट ओरिजिनल वाले, मतलब क्रिस्टोफर रीव एंड हेलन स्लेटर वाले सुपरमैन। फिर दिखाते हैं वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर ऑफ सुपरमैन, जॉर्ज रीव्स वाला सुपरमैन। फिर आता है सबसे अनएक्सपेक्टेड निकोलस केज वाला सुपरमैन। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री है कि एक टाइम पे निकोलस केज को अनाउंस कर दिया गया था कि ये नया सुपरमैन बनेगा। सुपरमैन लिव्स मूवी में कॉस्ट्यूम्स, थोड़े बहुत सीन्स, ये सब भी सेट हो गए थे, बट फिर मूवी को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली इसको एज अ सुपरमैन दिखाया गया, बट किसी और टाइमलाइन में। फिर अपने को एडम्स वेस्ट वाला बैटमैन को दिखाया जाता है। ये 1960s का टाइम का बैटमैन था। एंड फाइनल में दिखाया जाता है गोल्डन एज फ्लैश। ये फ्लैश ये ओरिजिनल फ्लैश होता है कॉमिक्स का, जे गैरिक नेम से। उस टाइम पे बैरी एलन ये इवेंट क्रिएट भी नहीं हुआ था। एंड डन। अगर मैं कुछ भूल ना रहा हूँ तो बस इतने ही कैमियोज थे। और हाँ, इन सब का एक भी सिंगल सा चिन्नी सा इंटरेक्शन भी नहीं दिखाया गया अपने को। ये सब बस अपनी अपनी टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में झांक रहे होते हैं क्योंकि मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो बोल सकते हो कि अपने को बस इनकी एक हल्की सी झलक दिखाई गई है। प्रॉपर कैमियो भी नहीं हुआ ये तो, बट अगेन कोई ना। बैक टू द मूवी। तो इसके बाद फाइनल में तीनों फ्लैश आमने सामने होते हैं। सो यहाँ डार्क फ्लैश ये मेन बैरी को मारने का ट्राई करता है क्योंकि ये उसको रोक रहा था, बट घूम फिर के डार्क फ्लैश वो छोटे फ्लैश को मार डालता है। मतलब वो अपने ही पास्ट वाले वर्जन को मार डालता है। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो सिंपली खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर बचता है सिर्फ एक बैरी, मेन बैरी। और अब ये जो पूरा रायता फैला था, इसको बटोरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि जो जैसा पहले से था वैसे ही कर दो। मतलब इसने जो टमाटो कैन उठाया था, अपनी मॉम के बकेट में डाला था, उसको अगर ये वापस से अपनी जगह रख देगा तो सब कुछ सेट हो जाएगा। तो ये अगेन पास में जाता है शॉपिंग वाले टाइम पे और फाइनली अपनी माँ से मिलता है, स्ट्रेंजर बन के उनके गले मिलता है। और अगर मैं सच बताऊं पर्सनली तो इस मल्टीवर्स की स्टोरी से ज़्यादा अच्छी स्टोरी मुझे बैरी की पर्सनल स्टोरी लगी। ये माँ बेटे वाली स्टोरी काफ़ी इमोशनल थी एंड एट द एंड इसको वही करना पड़ा जो ये देखना नहीं चाहता था। इसकी माँ का अगेन मर्डर हो जाएगा, बट स्टिल ये कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि यहाँ पर ये अगेन एक छोटी सी चीज़ चेंज करता है। ये उन सभी कैंस को नीचे वाले शेल्फ से उठा के ऊपर वाले शेल्फ पे रख देता है और वापस से अपनी मेन टाइमलाइन में आ जाता है। मतलब ये ऐसा क्यों करता है? तो मूवी के स्टार्ट में अपने को दिखाया गया था कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो ये प्रूव कर सके कि बैरी के फादर ये शॉपिंग मॉल में थे। इनकी सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी सीसीटीवी फुटेज वाली, लेकिन उसमें इनकी शक्ल नहीं दिख रही थी क्योंकि टोमेटो कैंस ही नीचे वाले शेल्फ में थे। तो बैरी ने यहाँ पर इसीलिए जीनियस मूव चला था जहाँ पर इसने सारे टोमेटो कैंस ऊपर वाले शेल्फ में रख दिए थे। तो इसका रिजल्ट ये निकला था कि फ्यूचर में, मतलब बैरी के प्रेजेंट टाइमलाइन में, उस सीसीटीवी फुटेज में बैरी के फादर का फेस दिख जाता है क्योंकि कैन उठाने के लिए उनको ऊपर देखना पड़ता है और इसे प्रूफ हो जाता है कि हाँ वो इनोसेंट है, मर्डरर नहीं है। तो एट लीस्ट फाइनल में कुछ तो अच्छा होता है बैरी की लाइफ में। लेकिन वो बात याद होगी बैटमैन की कि पास्ट में कुछ भी माइनर सा भी चेंज करोगे तो उससे कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ज़रूर होगा। वही खिचड़ी वाला कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर बैरी से मिलने आता है ब्रूस वेन, जो कि बेन एफ्लेक वाला होना चाहिए था इस टाइमलाइन के हिसाब से, बट ऐसा नहीं होता। ये होता है जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन। इसको याद होगा बैटमैन एंड द रॉबिन मूवी से। वो मूवी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, बट आइकॉनिक तो थी। अब इतने सारे बैटमैन्स तो हैं ही डीसी वालों के पास, तो ये फुल फ़ायदा उठा रहे हैं एक्टर्स का। अब यहाँ पर बोल सकते हो कि अगेन इस यूनिवर्स में चीज़ें चेंज हो गई। अब बैटमैन के अलावा और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं वो तो फिलहाल अपने को नहीं पता क्योंकि मूवी एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे एंड हो जाती है। इसके बाद एक एंड क्रेडिट सीन ज़रूर आता है। इसमें सच बताऊँ तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया गया। अपने को आर्थर करी दिखाते हैं, एके एक्वामैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा भंड होता है। एक्वामैन को देख के यहाँ पर यह पता चल जाता है कि इस यूनिवर्स में एक्वामैन का एक्टर तो चेंज नहीं हुआ और इसको दिखाने का रीज़न शायद यही था कि अपकमिंग डीसी मूवीज़ में एक्वामैन 2 भी शामिल है, एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम। तो मे बी फ्लैश का कोई कनेक्शन हो उस मूवी से या फिर ना हो, बट जो भी हो क्रेडिट सीन में तो कोई हिंट नहीं दी गई। तो कुल मिला के मूवी में बस इतना ही था। नाउ अब बात करते हैं प्रॉपर रिव्यू की। तो मुझे तो मूवी अच्छी लगी, साफ सीधी बात, लाइक 8 आउट ऑफ 10। एक चीज़ तो पक्का बुरी थी जिसको मैं निगलेक्ट नहीं करूँगा, वो है इसके VFX एंड CGI। लाइक बहुत ही बुरे CGI थे इसके, लेकिन सिर्फ मूवी के लास्ट वाले पार्ट में, कैमियोस वाला पार्ट स्पेशली, सारे कैरेक्टर्स जितने भी दिखाए गए थे वो CGI बेस्ड थे और ऐसा लग रहा था कि वो सब क्ले से बने हुए हैं। मतलब कार्टूनिश टाइप या फिर गेम कैरेक्टर्स लग रहे थे, जो कि इनके बजट के हिसाब से तो बहुत ही बुरा था। इसके अलावा समटाइम्स कारा के फाइटिंग सीन्स थे वो थोड़े ओवर चले गए थे। तो ओवरऑल तो मूवी अच्छी थी, आई मीन स्टोरी एंड सीन्स वाइज तो अच्छी थी। वेल, क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर का क्या। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि DC पूरा रिबूट हो चुका है या फिर रीसेट हो चुका है। मतलब जेम्स गन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अब यहाँ से न्यू DC यूनिवर्स स्टार्ट होगा
जहाँ पर न्यू एक्टर्स एंड न्यू कैरेक्टर्स होंगे। जैसे हेनरी कैविल ये अब अपना सुपरमैन नहीं होगा, कोई और होगा। इसके अलावा और भी एक्टर्स चेंज हो सकते हैं, अभी कोई न्यूज़ नहीं है। बस इतना पता है कि न्यू डीसी यूनिवर्स ये चैप्टर वाइज होगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर को नेम दे रखा है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। और न्यू डीसी की प्रॉपर जो फर्स्ट मूवी होगी वो होगी सुपरमैन लेगेसी, जो कि 2025 में आएगी। और अब इस फ्लैश मूवी में जो अपन ये टाइम ट्रेवल झोल देख चुके हैं, तो अब इससे चीज़ें काइंड ऑफ जस्टिफाई होती हैं कि अपने को न्यू स्टोरीज देखने को मिल सकती हैं या फिर मिलेंगी न्यू टाइमलाइंस के हिसाब से। जैसे बैटमैन चेंज हो गया तो कुछ और भी चेंज हो सकता है। हालांकि ये तो कंफर्म नहीं है कि फ्यूचर में बैटमैन का रोल अब यही जॉर्ज क्लूनी करेगा या फिर कोई और, बट इतना समझ लो कि पास में डीसी यूनिवर्स में जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। ये है नई शुरुआत। हालांकि कुछ चीज़ें न्यू डीसीयू में रहेंगी, जैसे पीस मेकर सीरीज वो रहेगी। अभी ब्लू बीटल मूवी आएगी, वो भी सुनने में आ रहा है कि डीसीयू में बिलोंग करेगी। और फिर एक्वामैन 2 वो भी शायद न्यू डीसीयू का पार्ट होगी। एंड फ्लैश मूवी, अब ये तो मेन चीज़ बनी चुकी है, क्योंकि फ्लैश ने ही सारा कांड, सारा झोलझाम क्रिएट कर दिया। बोलो तो इसी से न्यू डीसी क्रिएट हो गया। खैर, तो वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होपफुली ज़्यादा लंबी नहीं बनी होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको फ्लैश मूवी कैसी लगी और आप न्यू डीसी यूनिवर्स के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो भी या फिर नहीं हो। मैं तो एक्साइटेड हूँ, बस सुपरमैन को चेंज कर दिया उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि हेनरी कैविल मेरा फेवरेट एक्टर है। बट अगेन कोई ना, मे भी वीडियो में आपको कुछ अच्छा लग गया हो या फिर ना लगा हो, जो भी हो लाइक ही करना, डिसलाइक वाले बटन को इग्नोर मार दो। और भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, अगर मूड हो। मतलब ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा मैं, कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। हबीबी कम टू दुबई, सॉरी।